हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी सुपर ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको टॉपर बनने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो सिलेबस होता है वो तो सबका सेम होता है, जो एवरेज बच्चा होता है, जो टॉपर बच्चा होता है, सबका सिलेबस सेम होता है। लेकिन तरीका डिपेंड करता है कि आपका तरीका क्या है उस चीज़ को करने का। ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका तरीका क्या है उस चीज़ को करने का। टॉपर बच्चा जो होता है वो किस तरीके से हैंडल करता है और जो एवरेज बच्चा होता है वो क्या करता है, आज हम देखेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स। सबसे पहले आती है हमारी प्रेजेंटेशन पे पता है हम कब फोकस करते हैं? प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं, हम लिख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं हम जब टाइम का एंड आ जाता है, यानी कि जब पेपर हमारे नजदीक आते हैं ना, पेपर के 2 दिन पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो देखते हैं। लेकिन ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। अब क्या चल रहा है, अब आपका चल रहा है अक्टूबर का एंड, बाद आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, बाद में फरवरी के लास्ट वीक में आपके जाके एग्जाम्स होते हैं। तो नवंबर से ही आपको प्रेजेंटेशन पे फुल फोकस करना है। अभी से आपको देखना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें हैंडल करना है, कैसे हमको उसे लिख के आना ताकि हमको नंबर मिल सके ज्यादा। अब जो मैथ्स होता है, मैथ्स में तो प्रेजेंटेशन का ज्यादा रोल नहीं रहता, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, यदि आपका क्वेश्चन ठीक है तो आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे चाहे आप कितनी प्रेजेंटेशन कर ले। लेकिन जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, आपके पास ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश हो सकता है आपके पास, और एसएसटी आपके पास हो सकता है, या फिर साइंस में भी ये मैटर करता है, थोड़ा बहुत तो मैटर करता है ये। इन सारे सब्जेक्ट में जो प्रेजेंटेशन होती है वो ज्यादा मैटर करती है कि प्रेजेंटेशन पे ज्यादा हम फोकस करें। जो क्वेश्चन उसने हमें दिया है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें कि जो एग्जामिनर है वो एकदम से देख के खुश हो जाए। तो इस चीज को हम कहाँ पे सीखते हैं, एग्जाम के एंड में, एग्जाम से 1-2 दिन पहले सीखते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इसको पहले से ही लेके चलना है ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन पे इतनी अच्छी पकड़ बना पाए ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रेजेंटेशन है उस पर पहले वर्क करना है। पहले से ही वर्क करेंगे तो आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने के मिलेंगे। सेकंड आता है आपका रिवीजन। क्या आता है बच्चा? रिवीजन। अब जो रिवीजन होता है वो रिवीजन कैसे करना होता है? अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, जहाँ तक ज्यादातर बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होता है इन दिनों तक। लेकिन अगर अभी भी आपने नहीं करा है तो आप नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर के भी 20 डेज तक कर सकते हैं इसे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं करा तो जल्दी से उसको पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आना है रिवीजन पे, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये मस्ट है बच्चा, इसको बहुत ही ज्यादा करना जरूरी है। लेकिन रिवीजन करना किस तरीके से, अब बात आती है कि रिवीजन करना किस तरीके से। जो एवरेज बच्चा होता है वो क्या करता है, देखिए जो एवरेज बच्चा होता है वो क्या करता है, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, ओके, फिर क्या करेगा, वो रिवीजन करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद करता है सैंपल पेपर। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब हम देखेंगे जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या वो ऐसा नया करते हैं कि उनके नंबर हमसे हाई आते हैं? क्यों हम एवरेज रह जाते हैं? हम भी उसी सिलेबस को पढ़ते हैं, वो भी उसी सिलेबस को पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर वो क्यों बनता है, हम एवरेज क्यों रह जाते हैं? वही डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से रिवीजन करते हैं। तो वो रिवीजन कैसे करते हैं, पहले वो अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सही है, कंप्लीट करने के बाद वो लगाते हैं सैंपल पेपर। पहले रिवीजन नहीं करते, हम क्या करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं, बाद में सैंपल पेपर लगाते हैं। वो क्या करते हैं, कंप्लीट करने के बाद में सैंपल पेपर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सैंपल पेपर? ऐसे तो नहीं होगा, रिवीजन तो हमने किया ही नहीं। आपने जो टॉपिक सीख लिया फिर उसके रिवीजन की जरूरत क्या है, आपको क्या करना है, कंप्लीट कोर्स करने के बाद में तुरंत से सैंपल पेपर लगाने, फिर सैंपल पेपर्स को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद सारे सैंपल पेपर्स को देखना है, एनालाइजिंग करनी है उनकी, और एनालाइजिंग के बाद आपको उन टॉपिक्स को निकाल लेना है जो आपके टॉपिक क्या है, वीक है। जो आपके टॉपिक वीक हैं उन टॉपिक्स को आप निकाल सकते हैं कि भाई ये हमारे टॉपिक वीक है, क्योंकि जिन टॉपिक्स को आप कवर कर पा रहे हैं एक बार के ही कोर्स में कंप्लीट करने के बाद, जिन टॉपिक्स को आप कवर कर पा रहे हैं तो उनकी तो आपको रिवीजन की जरूरत है ही नहीं। जरूरत किसकी है, जिन्हें आप कवर नहीं कर पा रहे उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उनका रिवीजन करने की जरूरत है। क्योंकि आपने एक बात तो देखी होगी कि जैसे मैथ्स में आपको एक क्वेश्चन आता है और आप उसे बार बार
यानी कि आपको क्या करना है, पहले सैंपल पेपर लगाना है, सैंपल पेपर के बाद एनालाइज करना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक वीक हैं, क्योंकि जिन टॉपिक्स को हम कवर कर पा रहे हैं वो टॉपिक्स तो हमारे बिल्कुल भी वीक नहीं है। वीक टॉपिक को लिख लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, इन वीक टॉपिक्स पे वर्क करना है। किस तरीके से वर्क करना है, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे करके हिसाब लगा लेते हैं कि 12 तारीख को मैं ये चैप्टर कर लूंगा, जैसे चैप्टर 3 कर लूंगा, चैप्टर 4 कर लूंगा, 13 तारीख को मैं ये चैप्टर कर लूंगा, 14 तारीख को मैं ये चैप्टर कर लूंगा। लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको पहले से ही डेज डिसाइड नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने, क्योंकि आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। ऐसा हो सकता है आप किसी शादी में चले जाएं, आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे हो, आपके यहाँ पे कोई फंक्शन हो, तो दिन तो बिगड़ गया। अगर मान लीजिए आपके 13 को आपने नहीं कर पाए, आप किसी के बर्थडे में चले गए, शादी में चले गए, अब आपका 14 का तो टाइम फिक्स है, तो क्या होगा, ये सारा बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, इस टाइम में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको क्या करना है, डे टू डे टाइम टेबल बनाना है। क्या करना है, डे टू डे टाइम टेबल बनाना है। क्या करना है, डे टू डे टाइम टेबल को फॉलो करना है। यानी कि आपने जब एनालाइज कर लिया कि हमारे कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करने के बाद आपने देख लिया कि हमारे कौन से सब्जेक्ट वीक है, फिर आपको क्या करना है, उन वाले सब्जेक्ट्स को अपनी एक कोई भी नोटबुक बना लीजिए, उनमें लिख लीजिए कि मैथ्स में हमारे ये वीक है, इंग्लिश में ये वीक है, हिंदी में ये वीक है, हिस्ट्री में ये वीक है, साइंस में ये वीक है। सारे सब्जेक्ट ऐसे करके लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप 1 नवंबर को होते हैं, तो 1 नवंबर को क्या करना है, आपको डे टू डे डिसाइड करना है। अगर आपका मन कर रहा है कि आज मेरे को ये तो टॉपिक करने में है, कि मैथ्स में जो सा टॉपिक आपका मन कर रहा है कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, जो आपको ईजी लगता हो उसे आप ले सकते हैं डे के हिसाब से। और जौन से भी सब्जेक्ट में आप जौन सा टॉपिक करना चाहते हैं कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको लिख देना है कि यहाँ पे आपको साइंस में ये करना है आज, और इंग्लिश में ये करना है, और मैथ्स में ये करना है। डे के हिसाब से आपको चलना है। पहले से ही आपको प्लान करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप पहले से ही प्लान करके रखेंगे तो आपको नेक्स्ट डे का नहीं पता कि कब क्या हो जाए, कब आप कहीं पे चले जाएं, आप बर्थडे में चले जाएं, फिर शादी वादी में कहीं पर भी आप जा सकते हैं, और आपका सारा शेड्यूल जो भी है सारा का सारा बिगड़ जाएगा और आप बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, और एक आपको क्या याद रखना है कि जितनी भी चीजें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करती है, जैसे कि सोशल मीडिया, आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पे आप क्या करिए, एक नई आईडी बनाइए जिसपे सिर्फ ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जो कि आपको एजुकेशन देते हो, एजुकेशन के बारे में कुछ बताते हो, आपको अच्छी नॉलेज देते हो। और बाकी के जितने भी चैनल हैं उन सबको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो आपका टाइम है, अगर आप सोशल मीडिया को दे भी रहे हैं, वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, सब टाइम आपका यूटिलाइज हो। ठीक है, तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। टॉपर सिर्फ यही करते हैं। कोई भी बच्चा जो है वो क्या करता है, सिलेबस तो सब सेम पढ़ते हैं, जो एवरेज बच्चा होता है वो भी सिलेबस सेम पढ़ता है, लेकिन जो टॉपर बच्चा होता है वो भी सिलेबस सेम पढ़ता है, लेकिन